हे दोस्तों, फ्रेंच काफ्का को पूरी हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर माना जाता है, जो उनकी बहुत ही अजीब और डार्क राइटिंग के लिए फेमस हुए थे। उनकी राइटिंग इतनी अलग थी, इतनी अजीब थी कि उसकी वजह से एक न्यू जॉनर फॉर्म हो गया था राइटिंग में, जिसे काफ्काएस्क राइटिंग बोलते हैं। पर क्या आपको पता है, काफ्का कभी ये नहीं जान पाए अपनी पूरी लाइफ में कि वो एक जीनियस राइटर थे। देखो, बात ये थी कि फ्रेंच काफ्का का जन्म साल 1883 में हुआ था, प्राग में। काफ्का के फादर एक बहुत ही सक्सेसफुल सेल्फ मेड बिजनेसमैन थे, जिनकी बहुत ही गुस्से वाली पर्सनालिटी थी, स्पेशली अपनी हाई रेपुटेशन को लेके, जो वो चाहते थे कि उनका बेटा भी मेंटेन रखेगा। बट काफ्का इससे काफी अलग थे। वो एक एंशियस, सेंसिटिव और हल्की पर्सनालिटी वाले इंसान थे, जिस वजह से उनके फादर उनसे हमेशा गुस्सा रहते थे, जो चीज काफ्का को परेशान करती थी। सो ये परेशानी फैमिली और सोसाइटी के मेंटल प्रेशर से डील करने के लिए उन्होंने राइटिंग करना स्टार्ट किया, बिकॉज वो लिख के अपनी एंजाइटी, गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड से डील कर सकते थे। अब ऑब्वियसली उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो एक राइटर बने, बल्कि उनके फादर चाहते थे कि वो एक प्रोफेशनल लॉयर बने। इसीलिए काफ्का ने फिर लॉ कॉलेज ज्वाइन करा, जहां वो अपने एक लौते रियल फ्रेंड मैक्स ब्रॉड से मिले, जिस दोस्त ने ही उन्हें अपने पहली 3 राइटिंग्स को पब्लिश करने की हिम्मत दी। बट अनफॉर्चुनेटली जो बुक्स उन्होंने बहुत हिम्मत करके लॉन्च करी थी, उनकी बिल्कुल सेल्स नहीं हुई। किसी ने उनके काम को नोटिस नहीं किया, जिसके बाद काफ्का ने राइटर बनने के सपने को छोड़ दिया। कॉलेज के बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करा, जहां वो सिस्टम के 9 to 5 रूटीन में फंस गए। ओवर टाइम काम और कम सैलरी, यही उनकी नॉर्मल लाइफ बन गई। बट अभी भी राइटिंग को वो क्विट नहीं कर पाए थे, इसीलिए अपने काम के साथ साथ वो राइटिंग भी करा करते थे। बट उन्होंने वो कभी पब्लिश नहीं करा, बल्कि उनमें से कुछ काम उन्होंने कभी कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि वो अपनी राइटिंग्स को वर्दी मानते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो एक लूजर है, उनका काम बिल्कुल बेकार है, जिसे कोई भी रीड नहीं करेगा। इसीलिए वो अपनी पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट करियर में ही काम करते रहे। फिर 1924 में बस 48 की एज में ही उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी मौत के टाइम पे, अपनी डेथ बेड पे, उन्होंने अपने इकलौते फ्रेंड मैक्स ब्रॉड को कहा कि उनकी सारी अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दो, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि उनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो उनकी मौत के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। बट मैक्स ने ऐसा करा नहीं, और यही रीजन है कि आज अराउंड 100 साल बाद हम उनके बारे में बात कर पा रहे हैं, बिकॉज मैक्स ने उनकी सारी राइटिंग्स के मटेरियल को अच्छे से अरेंज करा और दुनिया को द ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस, द हंगर आर्टिस्ट और अमेरिका जैसी बुक्स बना के दी, जिसकी वजह से ही उनकी मौत के बाद ही सही, लेकिन लिटरेचर की दुनिया में उन्हें बहुत रिकग्निशन मिला, सक्सेस मिली। इनफैक्ट प्राग में उनका एक स्टैचू भी बनाया गया है, जो बहुत कमाल का है। इन शॉर्ट देखे तो जिस काम को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छुपा कर रखा, इस डर से कि वो बहुत खराब है, वही काम उनकी मौत के बाद उनकी सक्सेस का रीजन बना, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग उनके फैन हैं, जिसकी वजह से उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर और फिलोसोफर माना गया। बट अगेन सैडली फ्रेंच काफ्का कभी अपनी सक्सेस को नहीं देख पाए। देखो दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने ग्रेट है, जिसकी वजह से बहुत बार केपेबल होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइंस बताऊंगा जो ये बता सकते हैं शायद आप भी एक जीनियस हो। स्पेशली जो 7th पॉइंट है, अगर आप वहां तक टिक सको तो भी काफी क्लियर हो सकता है कि आपके अंदर भी जीनियस की साइन है कि नहीं। इसलिए पेशेंस के साथ जरूर देखना इस वीडियो को 7th पॉइंट तक। नाउ लेट्स स्टार्ट। साइन नंबर 1, यू नो योर वीकनेसेस। 1999 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च करी गई, जिसमें उनका ह्यूमर, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट करा गया, और टेस्ट के बाद स्टूडेंट से उन्हें अपने स्कोर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बच्चे 100% श्योर थे कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वही बच्चे एग्जाम में सबसे पीछे थे। बल्कि जो बच्चे अपने आप को लेके क्रिटिकल थे, अपने जवाबों को लेके अनश्योर थे, वही बच्चों ने एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। अब ऐसा क्यों हुआ? होना तो उल्टा चाहिए था, राइट? वेल, ऐसा हुआ बिकॉज वो बच्चे जो अपने वीकनेसेस को जानते थे, मतलब जो बच्चे जानते थे कि वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो उसे छोड़ देते थे। जबकि जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे, वो कई बार गलत आंसर्स दे रहे थे, जिससे हर गलत आंसर पे उनके मार्क्स कट हो रहे थे, और जिसने उनका रिजल्ट भी बहुत बुरा कर दिया। नाउ ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि जो लोग अपनी वीकनेसेस को अच्छे से जानते हैं, जिन्हें पता होता है कि वो कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं और उसे करने से फिर अवॉइड करते हैं, वही कई बार इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और इसीलिए अगर आप भी अपनी वीकनेसेस को जानते हो, समझते हो, तो ये साइन हो सकता है कि आप भी एक इंटेलिजेंट इंसान हो। साइन नंबर 2, यू डाउट योर इंटेलिजेंस।
एक इंटरव्यू में जब इलॉन मस्क से पूछा गया सोशल मीडिया के बारे में, तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ये फील कराते हैं कि बाकी लोगों की लाइफ आपसे बेटर है। वहां सब ये दिखा रहे होते हैं कि वो कितने ज्यादा खुश है। वो अपनी पिक्चर्स को इस तरह मॉडिफाई करके अपलोड करते हैं जिससे वो सबसे बेस्ट लगे, जिसके बाद फिर आप अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करते हो, जो ये ऑलरेडी शो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो आपसे बेटर है। और आप ये फील करने लगते हो कि आप इतने भी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, आप इतने खुश नहीं हो जितना आपको एक्चुअली होना चाहिए। और यही सारी चीजें सोशल मीडिया को इतना इविल बनाती है। इसलिए आप ये बात को समझो। अकॉर्डिंग टू डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, जिन लोगों की इंटेलिजेंस लेवल कम होता है वही लोग अपनी एबिलिटीज को, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो ट्रूली इंटेलिजेंट होते हैं वो अपनी स्किल्स को लेकर हमेशा डाउट में रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्हें और बेटर होने की नीड है, उन्हें कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट्स की नीड रहती है और वो हमेशा लर्निंग पे फोकस करते हैं। इसीलिए जैसे कि स्टार्टिंग स्टोरी में हमने देखा कि फ्रांज काफका भी खुद पर बिलीव करते थे कि वो ग्रेट नहीं है, उनका काम जरा भी अच्छा नहीं है और उन्हें और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। इसीलिए ही वो जिंदगी भर राइटिंग करते रहे, खुद को इम्प्रूव करते रहे, जिससे एट द एंड लोगों को पता चल ही गया कि एक्चुअल में वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसलिए साइन नंबर 2, अगर आप भी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्किल्स को लेकर थोड़े डाउटफुल रहते हो बट हार नहीं मानते हो, तो एक बहुत बड़ा साइन है कि आप हाईली इंटेलिजेंट इंसान हो। साइन नंबर 3, यू आर एम्पैथेटिक। एम्पैथी एक बहुत ही यूनिक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो सिंपैथी से काफी अलग है और यही चीज मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है जब कोई आपको अपनी बात बताते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, तो आपको सुनकर बुरा लगता है और आप उनके लिए सॉरी फील करते हो। तो ये जो हुआ उसे सिंपैथेटिक स्टेट बोलते हैं। वहीं एम्पैथी का मतलब होता है कि आप सामने वाले के इमोशनल स्टेट को एक्चुअल में खुद भी फील कर रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि आप रियल में फील कर सकते हो कि सामने वाला इंसान भी कैसा फील कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपने फ्यूचर को लेकर एंशियस है, जैसे कि समझो उसे स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देनी है और वो आपसे शेयर कर रहा है कि उसे घबराहट हो रही है। अब आप चाहे कितने भी ग्रेट स्पीकर क्यों ना हो, जिसने हजारों लोगों के सामने बहुत सी स्पीच दी है, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर्सन के डर को खुद फील कर सको कि उसे कैसा लग रहा होगा, बस उस पे हंसने या उसका मजाक उड़ाने के बजाय, तो ये दिखाता है कि आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, जो कि एक साइन भी है हाईली इंटेलिजेंट लोगों का। साइन नंबर 4, यू आर क्रिएटिव। जब भी क्रिएटिविटी की बात होती है तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आते हैं आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, एक्टर्स, राइटर एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि इस दुनिया में हर एक इंसान क्रिएटिव है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑथर क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना, बस थोड़े अनकॉमन तरीके से। और ये चीज यूजुअली 2 स्टेप के प्रोसेस में होती है, जो ऑलमोस्ट हम सब कभी ना कभी जरूर करते हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेप है थिंकिंग और दूसरा स्टेप है प्रोड्यूसिंग। एग्जाम्पल, एक दिन इलॉन मस्क लॉस एंजलिस में ट्रैफिक में फंस गए, जिससे उनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तब उन्होंने सोचा कि हर सिटी में मेन रोड्स की तरह अंडरग्राउंड टनल्स भी होने चाहिए। तो ये सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिटी में टनल्स बनाऊंगा जहां लोग ड्राइव कर पाएंगे और इससे ही फिर रोड से ट्रैफिक कम हो पाएगा। ना ये सुनकर लोगों को लगा कि इलॉन मस्क मजाक कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने द बोरिंग कंपनी फॉर्म करी, जो कि लॉस एंजलिस में टनल्स बिल्ड करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और ये एक एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का, मतलब थिंकिंग एंड देन प्रोड्यूसिंग। अब देखो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि आपको भी क्रिएटिव होने के लिए कोई कंपनी बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कुछ हटके लिख सकते हो, कुछ हटके पोस्ट डाल सकते हो, तो यहाँ भी वो 2 स्टेप हो रहे हैं, थिंकिंग एंड प्रोड्यूसिंग। तो ये भी एक साइन है हाई इंटेलिजेंस वाले इंसान का। और जैसे आइंस्टाइन ने भी कहा है कि क्रिएटिविटी इज नथिंग बट इंटेलिजेंस हैविंग फन। जो अगर आप भी करते हो सकता है आप भी हाईली इंटेलिजेंट इंसान हो। साइन नंबर 5, यू आर प्रोएक्टिव। एक साइन जो ये दिखाता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो, वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रिएक्ट करते हो, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोगों में ये बहुत कॉमन देखा गया है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें तो वो बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शन, इमोशन वाले। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर वो एक कार ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से कोई बार बार हॉर्न बजा रहा है साइड देने के लिए, तो मैक्सिमम लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाएंगे, गाली देने लग जाएंगे, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मैक्सिमम लोगों पर उनके इमोशंस उन पर हावी है और उनका उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। वहीं यूजुअली एक इंटेलिजेंट पर्सन इतना रिएक्टिव नहीं होता, मतलब वो छोटी मोटी बातों पे इतना जल्दी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता है और वो सोच के रिएक्ट करता है। जैसे कि कार वाले का एग्जांपल ही देखे तो एक इंटेलिजेंट इंसान उस इंसान को फौरन गाली देने के बजाय सोचेगा कि हाँ,
हो सकता है पीछे जाने वाले इंसान को कोई इमरजेंसी हो, या हो सकता है कि मेरी कार में कोई प्रॉब्लम हो और वो हॉर्न बजा के मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही एक इंटेलिजेंट इंसान पहले लॉजिकली सोचेगा और फिर उसके बाद ही अपना कुछ रिएक्शन देगा, जैसे मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। सो अगर आप भी रिएक्टिव होने के बजाय सोच के एक्शंस लेते हो तो ये भी एक साइन है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। और अगर ये साइन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये साइन को अपने अंदर लाओ। साइन नंबर 6, यू वरी अ लॉट। क्या आप छोटी छोटी बातों पे भी एंशियस फील करते हो, सोचते हो उसके बारे में बहुत? जब शायद आप अपना कोई होमवर्क, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते, या जब भी आप किसी से मिलने जाते हो जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हो, तो आप हर बात बोलने से पहले बहुत केयरफुल रहते हो ना। ये सारे साइंस दिखाते हैं कि आप छोटी मोटी बातों को लेकर भी वरीड फील करते हो। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट सेल्बी ने 126 अंडरग्रेड स्टूडेंट्स पर एक स्टडी करी थी, जिससे ये पता चला था कि जो स्टूडेंट्स बाकियों से बहुत ज्यादा वरीड रहते थे वो यूजुअली ज्यादा वर्बली इंटेलिजेंट थे। मतलब वो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते थे, प्लस जिनकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी बाकियों से अच्छी थी। सो अगर आप भी मैक्सिमम टाइम बहुत केयरफुल रहते हो, एंशियस रहते हो, तो ये साइन हो सकता है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। लास्ट साइन नंबर 7, यू नो हाउ टू लिसन। एक एम्पैथेटिक या फिर सिंपैथेटिक पर्सन बनने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी होगी वो है आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को दूसरों की बातों से ट्रिगर होने से कंट्रोल कर पाते हो और कम्युनिकेशन करते टाइम अगर आपको कोई बात गलत लगती है फिर भी आपको बोलने की अर्ज नहीं होती है, या फिर आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे होते हैं कि कब वो चुप होगा और मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, बल्कि आप सामने वाले की बातों में फुल्ली इन्वेस्ट हो जाते हो, चाहे वो आपके बिलीफ से कोई डिफरेंट बात ही क्यों ना बोल रहा हो। बट अगर आप फिर भी बात सुनते हो, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हो, तो ये दिखाता है कि आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो। और बेटर लिसनर का मतलब ऑथर बस कम्युनिकेशन ही नहीं बोलते हैं, बल्कि आप कितनी देर तक चीजों पे फोकस कर सकते हो, वो भी सब कुछ समझते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स रीड करना या फिर ऑडियो बुक सुनना जिसमें आप ऑथर की बात सुन रहे होते हो, उन्हें समझ रहे होते हो, सीधा ये बोलने के बजाय कि सामने वाला गलत है, आप उन्हें समझते हो, तो ये सब दिखाता है कि आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर इंटेलिजेंट पर्सन और दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग भी बुक्स रीड करते हैं, कई सारे ऑथर से कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें सुनते हैं, जो दिखाता है कि बुक रीडिंग, लिसनिंग, इवन ये वीडियो एंड तक देखना भी मतलब है कि आप एक गुड लिसनर हो। और यूजुअली एक गुड लिसनर एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान ही होता है। अभी के लिए बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने आपको शॉर्ट स्टोरीज बाय फ्रांज काफ्का इस बुक से बताई है और फ्रेम्स ऑफ माइंड बाय हॉवर्ड गार्डनर इस बुक से भी बताई है, जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। नाउ लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी साइंस आपके अंदर है। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे। और सबसे मेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।